फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंथेसिस चैप्टर का, तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि सिंथेसिस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य की संरचना। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य की संरचना। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य की संरचना। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है, हम इन तीनों पार्टों में करते क्या है। तो देखिए, फोकस करिए। पहला पार्ट फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस into one new simple sentence। इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो गौर कीजिएगा, जो नया सिंपल सेंटेंस आप बनाइएगा उस नए सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, याद रखिए। तो इस पार्ट में हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब इस पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पार्ट में हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे, गौर कीजिएगा, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और दूसरे उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित उपवाक्य कहते हैं, होनी चाहिए। तीसरे में क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। इन दिस पार्ट वी कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, जो कंपाउंड सेंटेंस हम बनाएंगे उस कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और एक या एक से अधिक अर्थात शेष सभी उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदी उपवाक्य होनी चाहिए। अब कैसे होता है, इसको यहां पे देख लेते हैं। अब यहां आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जोड़ते हैं कैसे और सेंटेंसेस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हम बनाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, अब यहां है कि पहला है सेपरेट है, मान लीजिए ठीक, एक सेपरेट सेंटेंस आपको दिया गया, सेपरेट है। तो सेपरेट में पहला है हमारा कि राम वर्कड हार्ड, राम वर्कड हार्ड, ये पहला सिंपल सेंटेंस है। और यहां दूसरा दे दिया, ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर गया। अब यहां आप देखें तो 2 सिंपल सेंटेंस हमें दिए गए हैं। पहला सिंपल सेंटेंस क्या है, राम वर्कड हार्ड, राम ने कठिन परिश्रम की। और दूसरा सिंपल सेंटेंस हमारा है ही पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर गया। अब ये देखें तो ये सिंपल सेंटेंस कैसे है, पहला वाला राम, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और एक ही उसकी फाइंड वर्ब वर्कड है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा यहाँ ही पास द एग्जाम, इस सेंटेंस में क्या है, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट ही है और एक ही उसकी फाइंड वर्ब पास्ट है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप ऐसा जोड़िए कि जोड़कर एक नया सिंपल बनाइए और इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आप एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए और इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर
आप एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। अब बनाएंगे कैसे, तो शब्द हमने आपको बताया था कि जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़िएगा और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, तो जो नया सिंपल सेंटेंस आप बनाइएगा उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और जब आप इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़िएगा और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइएगा, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए। और जब आप इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा, तो उस कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए। तब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि सेंटेंसेस कितने होते हैं, सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आगे जब आप कॉम्प्लेक्स में इंटर करेंगे और कंपाउंड में इंटर करेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें क्लासेस आ जाएंगे। तो इस सिंथेसिस को पढ़ने से हमारा क्लास भी अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक, तो अब पहले आइए इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले जोड़ते हैं। अब यहां हमने कंबाइंड कर दिया। अब कंबाइंड किया तो कंबाइंड में है बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, अब कॉमा, राम पास्ट द एग्जाम। अब देखें आप, बाय वर्किंग हार्ड राम पास्ट द एग्जाम। ठीक, अब देखें आप, अब यहां आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, चीजों को बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, बाय वर्किंग हार्ड राम पास द एग्जाम। अब देखिए आप, ये जो हमने एक सेंटेंस बनाया, ये सेंटेंस को नाम हमने देना सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये हमने क्या किया, अब यहां पर इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को, राम वर्कड हार्ड, ही पास द एग्जाम, को हम लोगों ने जोड़ दिया। और जब जोड़ा तो जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बना दिया। अब गौर करेंगे इस सेंटेंस पे कि जो नया सिंपल सेंटेंस हमने बनाया वो सिंपल बना कि नहीं बना। अगर सिंपल होगा तो सीधी सी बात है, इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही उसकी फाइंड वर्ब होगी। तो पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। जी हाँ, एक ही सब्जेक्ट हमको मिल रहा है राम, और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब मिल रही है हमको पास्ट। अब कंफ्यूजन यहाँ ए स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाय वर्किंग, वर्किंग इसमें क्या है, तो माय डियर गाइस यही चीज आपको जानना होगा। बार बार मैंने आपको प्रेशराइज किया है और भी वीडियोस में कि जब तक आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट को अच्छी तरह नहीं समझिएगा, आप ना तो सिंथेसिस चैप्टर को पढ़ पाइएगा, मतलब कोई भी अच्छा चैप्टर, नरेशन नहीं समझ पाइएगा, एक्टिव पैसिव नहीं समझ पाइएगा, टेंस नहीं समझ पाइएगा, सिंथेसिस नहीं समझ पाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझे, कोई भी चैप्टर ग्रामर का आप समझ नहीं पाइएगा। तो अब इसमें देखें तो ये जो नया सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने बनाया है, इसमें राम एक सब्जेक्ट है और पास्ट उसकी एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। तो अब प्रश्न बनता है वर्किंग क्या है। तो ये वर्किंग जो है, इसमें देखें तो एक राम, राम हमारा एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक सब्जेक्ट एडिक, एक सब्जेक्ट एडिक। अब यहाँ पास्ट एक फाइनाइट वर्ब एडिक, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे वर्किंग क्या है, तो वर्किंग यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट ना होकर नॉन फाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है। ये नॉन फाइनाइट में क्या है, जी हाँ, ए इसके पहले बाई लगा हुआ है, तो बाई से गवर्न हो रहा है, इसलिए हमारा ये जेरेंड है। तो कंफर्म हुआ कि हमारा फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट हमारा पास्ट है। तो ये जो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस बनाया, ये सिंपल सेंटेंस है, एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया जिसमें एक ही सब्जेक्ट राम है और एक ही फाइनाइट वर्ब उसकी पास्ट है।
कॉन्सेप्ट क्लियर। अब राम वर्कड हार्ड ही पास द एग्जाम, इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर अब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाएंगे उसकी शर्त है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट अथवा डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब इसी को हम लोगों ने क्या बना देना, ठीक। जैसे यहां है राम passed the exam because he worked hard. He worked hard. ये देखिए, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखें आप, अब इन्हीं दोनों राम वर्कड हार्ड ही पास द एग्जाम, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। अगर एक कॉम्प्लेक्स होगा इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए और दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है? राम पास्ड द एग्जाम, ए वाला पोर्शन हमारा जो है, ए वाला पोर्शन हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये दूसरा वाला जो पोर्शन हमारा है बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी को नाम हम लोग देते हैं क्या? इसी को नाम देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो अपना भाव व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। अब ये बिकॉज ही वर्कड हार्ड नामक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किस पे डिपेंड है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए ये वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज राम पास द एग्जाम पर डिपेंडेंट है, इसलिए राम पास द एग्जाम प्रिंसिपल क्लॉज है। बिकॉज ही वर्कड हार्ड नामक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां भी आएगी, जिस भी वक्त जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला जो शब्द होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जानने के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जानने के लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो क्लॉजेस की एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। एनालिसिस जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, सेंटेंसेस जो जुड़े हुए सेंटेंस हैं अगर उनके एनालिसिस आप कर पा रहे हैं, ये माना जाएगा कि क्लॉजेस की जानकारी आपको हुई है या है। और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस की, तो माना जाएगा कि आपका ज्ञान अधूरा है। दूसरा हो गया सेंटेंस हमारा, ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंसेस राम वर्कड हार्ड ही पास द एग्जाम को हम जोड़ेंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। अब देखें यहां तो है, यहां पे राम वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, so he got, so he passed the exam, so he passed the exam, so he passed the exam। अब देखिए, अब राम वर्कड हार्ड ही पास द एग्जाम, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम लोगों ने एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, ठीक। इसको नाम क्या देंगे? कंपाउंड सेंटेंस। इसको नाम देंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखें आप, अगर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए
और दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लास होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कहाँ है प्रिंसिपल क्लास। तो राम वर्कड हार्ड, ए है हमारी प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास ए है, और शो ही पास द एग्जाम, ए है हमारी कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास ए है हमारी कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास सही मामले में अगर देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है। कहने का मतलब कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो भी प्रिंसिपल क्लास माना जाता है, वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, वो समान पदी उपवाक होती है जो कि प्रिंसिपल क्लास के एकदम बराबर दर्जे की होती है। बस फर्क क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास में अंतर क्या होता? कोई अंतर नहीं, दोनों अपना भाव व्यक्त करती हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता है। फर्क सिर्फ एक होता है कि कोऑर्डिनेट क्लास का जो पहला शब्द होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और सबऑर्डिनेट क्लास का जो पहला शब्द होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कैसे? अगर इस दूसरे वाक्य को देखें कि राम पास द एग्जाम, इसमें एक प्रिंसिपल क्लास है, बिकॉज ही वर्कड हार्ड ये सबऑर्डिनेट क्लास है। अगर ये वाली सबऑर्डिनेट क्लास है तो इसका पहला शब्द क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहां देखिए बिकॉज जो इसमें वर्ड आया है ये क्या है? बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन किस चीज को शो कर रहा है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नो फंक्शन करता है, ठीक। तो यहां कौन सा फंक्शन कर रहा है? रीजन को शो कर रहा है, कारण को बता रहा है, ठीक। और कोऑर्डिनेट क्लास यहां पर देखें तीसरे सेंटेंस में, तो राम वर्कड हार्ड शो ही पास द एग्जाम, इसमें शो ही पास द एग्जाम एक कोऑर्डिनेट क्लास है, इसका जो पहला शब्द है शो, शो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये रिजल्ट को बता रहा है, ये रिजल्ट को शो कर रहा है, ठीक। क्या बता रहा है? ए रिलेटिव कंजंक्शन मानते हैं इसको, परिणाम बताने वाले संयोजक। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे कि हम लोगों ने राम वर्कड हार्ड एक सेंटेंस, ही पास द एग्जाम एक दूसरा सिंपल सेंटेंस, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम लोगों ने एक नया सिंपल बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया और एक कंपाउंड बनाया। तो फिर समझिए, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्या हम लोग सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में अच्छी तरह से जान रहे हैं? अगर नहीं जान रहे हैं तो कभी भी हम क्या सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं कर पाएंगे, अगर कंबाइन कर भी ले गए तो उसके एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सेंटेंस का एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आपका नॉलेज परफेक्ट माना जाएगा, और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपके पास नॉलेज की कमी है। तो याद रखिए, दो चीजें याद रखिए, सिंथेसिस और एनालिसिस, ठीक। एनालिसिस का मतलब सिंथेसिस ने जिन वाक्यों को जोड़ा है, एनालिसिस क्या करेगा? उन वाक्यों को तोड़ेगा, जुड़े हुए सेंटेंसेस, जो जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं एनालिसिस उनको तोड़ देगा और तोड़ करके हर पार्ट का एनालाइज करेगा। तो याद रखिए, अब यहां गौर करने की एक और बात है कि ग्रामर के कितने ऐसे चैप्टर हैं जो बेस्ड हैं सेंटेंस पे, जिनका आधार ही सेंटेंस है। बिना सेंटेंस जाने आप उन चैप्टर्स को, ग्रामर के उन चैप्टर्स को कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो 5 ऐसे चैप्टर हैं ग्रामर के जो बेस्ड किस पे है? आधारित किस पे है? सेंटेंस पर। उनका फाउंडेशन क्या है? सेंटेंस है। अब वो 5 चैप्टर पहले आप देख लीजिए, वो कौन से चैप्टर हैं जो कि आधारित हैं सेंटेंस पे। जब तक आप सेंटेंस नहीं जानिएगा तब तक आप क्या उनके बारे में नहीं जानिएगा। अब वो 5 चैप्टर हैं कौन? आइए उनको एक बार जान लेते हैं। तो 5 ऐसे चैप्टर हैं ग्रामर के जो सेंटेंस पर बेस्ड है, या जिनका फाउंडेशन ही क्या है? सेंटेंस है, ठीक। तो अब देख लेते हैं वो 5 चैप्टर्स हैं कौन कौन। अब यहां देखिएगा,
पहला जो है हमारा वो है सिंथेसिस, ये हमारा पहला है सिंथेसिस। सिंथेसिस इसका मतलब क्या होता है? वाक्य संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण पहला है। ये क्या काम करता है सिंथेसिस? ये पहला हमारा है डी, ये पहला है सिंथेसिस, संश्लेषण। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब यहाँ दूसरा जो आ रहा है, ठीक, उसका है हमारा एनालिसिस। दूसरा जो आ रहा है वो है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस इसका मतलब हुआ वाक्य विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, विश्लेषण। अब देखिए आप यहाँ एनालिसिस क्या करता है? सिंथेसिस जिन वाक्यों को जोड़ता है, एनालिसिस उन वाक्यों को तोड़ता है और तोड़ करके हर पार्ट का क्या करेगा? एनालाइज करेगा। ठीक, तो याद रखो इसका भी क्या है, यहाँ देखें इसका भी क्या है? ये भी किस पे बेस्ड है? सेंटेंस पे बेस्ड है, वाक्य पे बेस्ड है। सिंथेसिस वाक्य, यहाँ देखें सिर्फ वाक्य संश्लेषण, इसमें भी क्या वाक्य है, ठीक, और यहाँ भी वाक्य है, ठीक। तो ये दो चीजों क्या, एनालिसिस और सिंथेसिस, ये दो ऐसे चैप्टर हो गए जिनका फाउंडेशन क्या है? सेंटेंस है। तीसरा देख लेते हैं प्रेसिस। अब तीसरा जो हमारा आ रहा है वो है प्रेसिस। प्रेसिस, अब प्रेसिस क्या है? वाक्य संक्षेपण, वाक्य संक्षेपण। अब अगर देखें तो प्रेसिस का भी जो फाउंडेशन है वो आधार क्या है? वाक्य ही है। यहां भी देखें तो वाक्य, ठीक। प्रेसिस में क्या करते हैं हम लोग? दिए गए सेंटेंस को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं उसको। और शॉर्ट तो आप तभी कर पाओगे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन जानोगे, ठीक। अब देखें चौथा जो चैप्टर हमारा है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा चौथा चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। इसका मतलब होता है वाक्य रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण, रूपांतरण। इसका भी क्या, ये भी किस पे बेस्ड है? सेंटेंस पे, ठीक, वाक्य रूपांतरण। और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स इसको आप बोलते हैं वाक्य विज्ञान, ठीक, वाक्य विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ठीक। अब यहां देखें इसमें भी लगा है वाक्य। तो कहने का मतलब ग्रामर के 5 ऐसे चैप्टर हैं जो बेस्ड किस पे हैं? सेंटेंस, जिनका आधार ही सेंटेंस है। जब तक आप सेंटेंस को नहीं जानिएगा इनको नहीं समझ पाइएगा। पहला क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या करता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेगा और जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। एनालिसिस क्या करता है? एनालिसिस, सिंथेसिस जिन वाक्यों को जोड़ता है, एनालिसिस उन वाक्यों को तोड़ता है और तोड़ करके हर पार्ट का एनालिसिस करता है, ठीक। तो अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हैं तो माना जाएगा सिंथेसिस का अच्छा नॉलेज आपके पास है। अगर एनालिसिस नहीं हो पा रही है तो प्लीज आपको सेंटेंस फिर पढ़ने की जरूरत है, ठीक, अगर एनालिसिस नहीं हो पा रही है, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस में 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है एनालिसिस में। फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड आउट द क्लास, वाक्य में लगे हुए क्लासेस को ढूंढना। कोई से सेंटेंस दिया गया, कोई सेंटेंस आपको दिया गया और आपसे कहा गया इस सेंटेंस का एनालिसिस कीजिए। तो एनालिसिस का मतलब हुआ इसमें 3 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस को फाइंड आउट करना है कि इस वाक्य में एक क्लास है, एक क्लास है, एक क्लास है। पहले स्टेप में आप क्लासेस को फाइंड आउट करते हो और जब दूसरे स्टेप में आप जाते हो तो दूसरा स्टेप बोलता है टू नेम द क्लासेस। जिन क्लासेस को आपने फाइंड आउट किया है उन क्लासेस का नामकरण करिए, ठीक। कौन क्लास है? प्रिंसिपल क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास। और जब आप क्लासेस का नामकरण कर लेंगे, थर्ड स्टेप होगा तब नेम द सेंटेंस। तब आप उस वाक्य का नाम बताइए कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। अगर ये तीनों आप कर पा रहे हैं तो माना जाएगा कि सिंथेसिस और एनालिसिस का अच्छा नॉलेज है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं ये माना जाएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है।
आपको सेंटेंस फिर पढ़ने की जरूरत है। आइए तीसरा प्रेसिस। प्रेसिस क्या करता है? ये क्या हो, जो बड़े बड़े क्या 2 3 4 इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए 3 सेंटेंस आपको दिए गए, तो 3 सेंटेंसेस को छोटा करके आप एक सेंटेंस में अपने भाव को व्यक्त करिए। प्रेसिस में क्या होता है? वाक्य संक्षेपण होता है। ठीक, इसमें वाक्यों को संक्षिप्त किया जाता है, अर्थात कम शब्दों में और कम वाक्यों में अपनी बात को व्यक्त करना होता है, इसलिए इसका नाम है प्रेसिस, वाक्य संक्षेपण। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य रूपांतरण। इसमें क्या सीखते हैं हम? इसमें हम ये सीखते हैं कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाया जाएगा, ठीक, कैसे सिंपल बनाया जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो कैसे कंपाउंड बनाया जाएगा, ठीक, कंपाउंड है तो कैसे सिंपल बनाया जाएगा, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, सिंपल को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को सिंपल, सिंपल को कंपाउंड, कंपाउंड को सिंपल, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स। इसमें ये सब होता है। और इसके नॉलेज के लिए आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो पहला जो इसमें चीज है ट्रांसफॉर्मेशन को है फ्रेज, और दूसरा है क्लास। क्योंकि जब क्लासेस हमारे ठीक ने शॉर्ट होंगे तो फ्रेज होगा और सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, और जब सिंपल के फ्रेजेस इन लार्ज होंगे तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हो जाएगा। ये चौथा चैप्टर था। पांचवा जो हमारा है वो सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं वाक्य विज्ञान। इसका भी आधार क्या है? वाक्य विज्ञान का वाक्य ही इसका आधार है। तो 5 चैप्टर आपने देखे हैं जिनका आधार ही सेंटेंस है। देखें यहाँ एनालिसिस वाक्य संश्लेषण, सिंथेसिस वाक्य संश्लेषण, एनालिसिस वाक्य विश्लेषण, प्रेसिस वाक्य संक्षेपण, ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य रूपांतरण, सिंटैक्स वाक्य विज्ञान। सबका आधार क्या दिखाई दिया? सबका आधार वाक्य दिखाई दिया। तो माय डियर गाइस, अगर आप वाक्य को पढ़ लेते हो तो बहुत मजा आपको आएगा एनालिसिस करने में। और जब दिमाग में सेंटेंस को देखते ही जब हमारे दिमाग में उसके एनालिसिस होने लगे तो माना जाएगा कि अच्छा खासा नॉलेज है। और किसी भी सेंटेंस में आए हुए शब्दों को देखते ही अगर शब्द चिल्ला करे बता दे कि मेरी पार्सिंग, अपने आप अपनी पार्सिंग बताने लगे, तो याद रखो वाक्य में आए हुए शब्दों की पार्सिंग होती है और वाक्य की एनालिसिस होती है। तो ये 5 चैप्टर आपने देखे। लौट कर अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सिंथेसिस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस पहला, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम जाएं, उससे पहले हमें सेंटेंस और इसके प्रकार को अच्छी तरह समझना होगा, तब आप एनालिसिस कर पाइएगा। ठीक, आइए सेंटेंस को फोकस करते हैं। सेंटेंस होता क्या है, लेट्स नो। तो याद रखिए एनालिसिस में 3 स्टेप होता है। कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट क्लॉजेस। उस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस आए हैं उनका पता लगाना। एक क्लॉज है, एक क्लॉज है, एक क्लॉज है, 1 2 3, इसमें 3 क्लॉज है, इसमें 4 क्लॉज है, इसमें 5 क्लॉज है। जब आप क्लॉजेस को ढूंढ लीजिए, दूसरे स्टेप में जाएंगे तो टू नेम द क्लॉजेस। जिन आपने क्लॉजेस को ढूंढा है उनका नामकरण करिए। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एटसेट्रा। ये सब बताना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में जाके आप क्या बताएंगे? थर्ड स्टेप में आपको बताना होगा नेम दिस सेंटेंस। इस वाक्य का नाम क्या है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। आइए सेंटेंस को जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, अब देखें सेंटेंस। तो सेंटेंस को यहां हम लोग देख रहे हैं। सेंटेंस का हिंदी होता है, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। याद रखिए, इसका हिंदी होता है वाक्य। वाक्य, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब सेंटेंस होता क्या है इसको समझिएगा। ठीक, तो सेंटेंस की डेफिनेशन को देख लें
तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? ठीक, डेफिनेशन एक कहती है, ये डेफिनेशन फर्स्ट है। ठीक, तो कहती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes completions is called a sentence। अब देखें पहली परिभाषा, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है, यहां देख लेते हैं, combination of two or more यहां देख लेते हैं, combination of meaningful words which contains a subject, a verb and an object. An object is called a sentence। अब ये देखें, ये परिभाषा है। हालांकि परिभाषा का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जानना पड़ता है। ठीक, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? ठीक, ये पूछता है, क्योंकि आप एसएससी तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसा ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसको पढ़कर आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो परिभाषा भी पूछ लेगा। ठीक, अब दे दिया का ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, अब नीचे दे दिया क्लास, फ्रेज, कुछ और दे दिया, आपसे पूछ लिया। ठीक, तो परिभाषा भी फोकस करनी पड़ेगी, बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों का वो समूह या अर्थपूर्ण शब्दों का वह कॉम्बिनेशन विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसमें एक कर्ता, अ वर्ब एक क्रिया, एंड एन ऑब्जेक्ट और एक कर्म होता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन फोकस आपको ऑथेंटिक डेफिनेशन पहली है, पहली को फोकस करना। रैंड मार्टिन के अकॉर्डिंग की अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम सेंटेंस वाक्य कहते हैं। कैसे, जैसे देखते हैं। अब यहां देख ले, जैसे है कि राम रीड्स अ बुक। अब देखें, राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम रीड्स अ बुक, ये है क्या? ये शब्दों का समूह है। तो याद रखिएगा, सेंटेंस, फ्रेज और क्लास, ये तीनों के तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं। बात अगर करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। इसमें याद रखिए, इसमें देखें तो राम एक शब्द है, रीड्स एक शब्द है, ए एक शब्द है, बुक एक शब्द है। इसमें 4 शब्द हैं।
और ये चारों शब्द समूह में आकर पूरा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इससे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस वाक्य। A group of words which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का वो समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। तो ये है क्या राम रीड से बुक? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का एक समूह है जिसमें 4 शब्द आए हैं। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकलता है। राम पुस्तक पढ़ता है, सो इट्स अ सेंटेंस, ये वाक्य। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एक चीज और यहां बन जाता है, बट लेकिन अ सेंटेंस रिक्वायर्स 3 थिंग्स टू मेक इट्स फुल सेंटेंस। लेकिन किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ तभी निकलेगा जब उसमें 3 चीजें होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। फिर सुनिए, a sentence requires 3 things to make its full sense। किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ निकालने के लिए उसमें 3 चीजों का होना परम आवश्यक है। वो कौन कौन तीनों चीजें आए देख लेते हैं। वो है हमारा पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में एक एक्शन जरूर होगा, और जो एक्शन होता है, अगर एक्शन नहीं है तो स्टेट होगा, ठीक। और जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है, और उस एक्शन को जो करने वाला होता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और उस एक्शन का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, अर्थात जो शब्द उस एक्शन को रिसीव करता है, अर्थात जो शब्द रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालने के लिए उसमें 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला हमारा है सब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा वर्ब, और तीसरा है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया। क्रिया। और जो तीसरा हमारा है वो है शब्द हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा। क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्म पूरक। अब यहां आप समझिएगा, ठीक। तो a sentence requires 3 things to make its full sense। किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ निकालने के लिए उसमें 3 चीजों का होना आवश्यक है। द फर्स्ट वन इज, पहला क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। सेकेंड क्या है? वर्ब, क्रिया। थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म अथवा कंप्लीमेंट, पूरक। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें कंप्लीमेंट होगा, ठीक। अब जानते हैं ये क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। तो सब्जेक्ट इज दैट वर्ड ऑफ सेंटेंस विच डज द वर्क। सब्जेक्ट वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो कार्य को अंजाम देता है, अर्थात किसी भी वाक्य में जो कार्य होता है उसे एक्शन कहते हैं। और जो एक्शन होता है, कोई भी सेंटेंस बनेगा उसमें 2 चीजें याद रखिए, या तो एक्शन होगा या तो स्टेट होगा। एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करेगा, और जो स्टेट होगा वो सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था को बताएगा। तो किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। वर्ब क्या है? A verb is that word of a sentence which gives meaning to the sentence। वर्ब जो होता है, क्रिया, यह वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। याद रखिएगा, कोई बोले क्रिया क्या है, अब सीधे बोलो a verb is that word of a sentence which gives meaning to the sentence। क्रिया वाक्य का वो शब्द होता है जो वाक्य को अर्थ प्रदान करता है, ठीक। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सेंटेंस।
वर्ब जो होता है वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द होता है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स मीनिंग टू दिस सेंटेंस, ये वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। देयर कैन बी नो सेंटेंस इमेजिन्ड, कोई भी वाक्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, ठीक, विदाउट वर्ब बिना क्रिया के। अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं है तो वाक्य हो ही नहीं सकता। नो सेंटेंस कैन बी इमेजिन्ड विदाउट ए वर्ब, बिना क्रिया के वाक्य बन ही नहीं सकता। इसका ये मतलब है द सोल ऑफ सेंटेंस लाइज इन वर्ब, वाक्य का जो प्राण होता है वो क्रिया में निहित होता है। विदाउट वर्ब, बिना क्रिया के, अ सेंटेंस इज डेड, वाक्य मृतक हो जाता है। जान लीजिए वर्ब के बारे में बस इतने समझो, अगर कुछ नहीं याद रहे तो इतना याद रखो, ठीक, 3-4 बार लेक्चर सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। क्रिया वाक्य का वो शब्द होता है जो वाक्य को अर्थ प्रदान करता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया में ही वाक्य का प्राण निहित होता है, अर्थात क्रिया ही वाक्य का प्राण होती है। बिना क्रिया के वाक्य निष्प्राण हो जाता है। अब बात करें ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक। अब यहां देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है, पहले जान लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म, ठीक। तो कर्म क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज दैट वर्ड ऑफ सेंटेंस विच ऑलवेज कंप्लीट्स द सेंस ऑफ वर्ब। अगर कोई बोल दे ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, आप सीधे बोलो कि ऑब्जेक्ट वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो सदैव वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। कंफ्यूजन आपको जो हो रहा होगा, अगर हुआ होगा यहां पे उसका निराकरण हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज दैट वर्ड ऑफ सेंटेंस विच ऑलवेज कंप्लीट्स द सेंस ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट वाक्य का वो शब्द होता है जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, अर्थात जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर एक कंप्लीमेंट क्या होता है, अब यहां ये बात है कि फिर एक कंप्लीमेंट क्या काम करता है और कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, तब सुनिए ध्यान से। ऑब्जेक्ट तो आपने जान लिया, कंप्लीमेंट क्या होता है, अ कंप्लीमेंट इज दैट वर्ड ऑफ a sentence which always completes the sense of its subject as well as its object। कंप्लीमेंट वाक्य का वो शब्द होता है जो अपने सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, अर्थात जो शब्द सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे वो कंप्लीमेंट होता है। ये दोनों चीजें आपने समझ लिया होगा। कैसे, अब जैसे यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, जैसे एक देख लेते हैं सेंटेंस। अब देखिए आप 3 शब्द याद रखिए, किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालने के लिए उसमें 3 शब्दों का होना आवश्यक है, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म अथवा कंप्लीमेंट पूरक, ठीक। तो कंप्लीमेंट और पूरक तो आपने जान ही लिया, अब अंतर जान लीजिए। जैसे यहां लिखा कि राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अब इसमें हमारा राम तो क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, और जो ईट्स है यही एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन यही हो रहा है जो एक्शन वर्ड होता है। अब राम कौन सा एक्शन कर रहा है, ईट्स, खाने का, तो ये ईट्स हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है। अब जो एक्शन वर्ड होता है वही हमारा वर्ब होता है, ये हमारा वर्ब है, ठीक। अब इस एक्शन को कौन कर रहा है, इसका डूअर कौन है, अब इस ईट्स एक एक्शन है, इसका डूअर कौन है, राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ, ठीक। राम इज द डूअर ऑफ द एक्शन ईट्स। अब इस ईट्स का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसको रिसीव कौन कर रहा है, ठीक, इसका रिसीवर, इस एक्शन का रिसीवर कौन है, तो मैंगो। अब मैंगो जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि जो एक्शन ईट्स है इसको रिसीव करने वाला जो है, इसका जो रिसीवर है, अर्थात रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है ईट्स का, वो कौन है, मैंगो है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंगो कर क्या रहा है, ये मैंगो ईट्स के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जो हमेशा
वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। और कंप्लीमेंट क्या करता है? कंप्लीमेंट वाक्य का एक ऐसा शब्द होता है जो या तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा या तो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। ये बात हमेशा कंफ्यूजन आपको बना रहेगा अगर आप यहां नहीं सीख पाते हैं तो। ठीक, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में डिफरेंस देखते हैं कैसे। अब यहां देख लें, ऑब्जेक्ट तो शायद हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब यहां देख लेते हैं, जैसे रेखा इज अ डांसर। रेखा क्या एक डांसर है। अब इस सेंटेंस में देखें तो रेखा हमारा क्या है? ए सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट है। तो क्या ये इज जो है यहाँ वर्ब है, ए हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ एक्शन को नहीं शो कर रहा है। इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा। ठीक, इस एक्शन में, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। इज क्या है? इज हमारे स्टेट को बता रहा है। ये राम के स्टेट को बता रहा है, सॉरी रेखा के स्टेट को बता रहा है। ये वर्ब तो है लेकिन एक्शन को नहीं शो कर रहा है। ठीक, ये स्टेट को बता रहा है। तो अब देखें, अब ये डांसर जो वर्ड है, अब कंफ्यूजन यहां होगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। अब यहां हमको कंफ्यूजन होगा ये ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। ठीक, तो गौर से देखें कि डांसर किसके अर्थ को पूरा कर रहा है? ये तो याद रखो, कंप्लीमेंट या तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा या तो ऑब्जेक्ट को। तो डांसर है कौन? ये डांसर जो है ये हमारा क्या है? रेखा है। इसका मतलब डांसर वर्ड जो है वो रेखा के अर्थ को पूरा कर रहा है। और जो इज है ग्रामर की लैंग्वेज में ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है। डांसर को किससे लिंक कर रहा है? रेखा से लिंक कर रहा है। ठीक, तो याद रखो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है? अपने सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए अपने बाद कंप्लीमेंट को लेता है। आई होप यहां तो आपने देखा कि ये क्या कर रहा है? रेखा के सेंस को कंप्लीट कर रहा है। एक और देखें ऑब्जेक्ट के अर्थ को कैसे पूरा करता है। तो जैसे यहां दूसरा सेंटेंस हमारा है, द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। टीचर ने क्या किया? मोहन को मॉनिटर बना दिया। अब इस वाक्य में देखें, ठीक, तो एक्शन क्या हो रहा है? मेड। ये मेड हमारा क्या है? एक्शन कर रहा है। ठीक, यही एक्शन वर्ड है और यही हमारा वर्ब है। और ये एक्शन किया कौन? टीचर। ठीक, तो टीचर यहाँ पे क्या है? ठीक, यहाँ पे टीचर हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अब टीचर ने क्या बनाया? ठीक, किसको बनाया? मोहन को। ठीक, ये मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये मेड के अर्थ को पूरा करता है। ठीक, अब कंफ्यूजन यहाँ ये हो रहा है कि मॉनिटर को क्या नाम दे? मॉनिटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट? तो गौर से देखें कि मॉनिटर किसके अर्थ को पूरा कर रहा है। क्या ये मेड के अर्थ को पूरा करता है, वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है, कि ये मोहन के अर्थ को पूरा कर रहा है, कि ये टीचर के अर्थ को पूरा कर रहा है? टीचर तो हमारा सब्जेक्ट है, मेड तो हमारा वर्ब है, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेड के अर्थ को पूरा करता। बचा हमारे पास मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर कौन बना है? मोहन। इसका मतलब ये जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट मोहन के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये हमारा कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट है। और याद रखिएगा कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जब कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो याद रखिए वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। जैसे यहाँ डांसर, ये कौन सा कंप्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये रेखा सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। लेकिन यहाँ देखें मॉनिटर हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोहन के अर्थ को पूरा करता है। गाइस आई होप यहां तक तो बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर रिटर्न चलते हैं कहां? सेंटेंस पर। अब सेंटेंस आई होप आपने समझ लिया होगा, लेकिन अब समझिए कि सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाए
कि इसका अध्ययन आसान हो जाए। ठीक, तो सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए ठीक इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, गौर कीजिएगा यहाँ पे आप। ठीक, अब समझिए आप सेंटेंस, आई होप आपने जान लिया होगा, लेकिन अब सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाए कि पूरा सेंटेंस हमारी मुट्ठी में आ जाए, हम सेंटेंस में पारंगत हो जाएं और किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को देखते ही धड़ाधड़ हमारे दिमाग में एनालिसिस होने लगे, उसका विश्लेषण हम कर ले जाएं। ठीक, तो गाइस इसके लिए हमको जानना पड़ेगा ठीक कि सेंटेंस तो जान ही लिया, लेकिन अब यहां समझिए सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, आइए जानते हो दो भाग क्या है। ठीक, सेंटेंस, तो सेंटेंस में जो पहला पार्ट है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले समझिएगा, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस, पहला है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक, पहला जो है वो हमारा है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और जो दूसरा हमारा है वो है काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। समझिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, पहला पार्ट हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और दूसरा हमारा जो है वो काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हमारा उद्देश्य होता है, ये प्रेडिकेट होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ठीक, ये हमारा जो होगा ठीक वो होगा प्रेडिकेट, 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 ये हमारा विधेय होगा। ठीक, और जो सब्जेक्ट होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, पहला जो होता है हमारा वो होता है हेडवर्ड, हेडवर्ड, इसी को मेन वर्ड भी कहते हैं, और दूसरा होता है जो हमारा वो होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, क्वालिफायर। ठीक, अब यहां समझिए, तो जो क्वालिफायर होता है वो हमारा होता है तीन पार्ट में, क्वालिफायर जो होता है वो होता है हमारा तीन पार्ट में। ठीक, वो हमारा तीन पार्ट में आ जाता है। ठीक, वो तीन पार्ट होते कौन कौन है अब यहां जान लेते हैं। ठीक, पहला जो पार्ट होता है हमारा वो होता है, पहला जो होता है वो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर, डिटरमिनर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें तीन पार्ट हो जाते हैं। ठीक गाइस, फिर समझिए आप, यहाँ ये पहला है, ठीक, यहाँ पे ये दूसरा है, और यहाँ पे तीसरा है। फिर समझिए, हम जब सेंटेंस को पढ़ने जाते हैं ना, तो सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए सेंटेंस को दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। पहले पार्ट का नाम है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। जो सब्जेक्ट होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, हेडवर्ड और क्वालिफायर, और जो क्वालिफायर होता है उसके होते हैं तीन पार्ट। पहला है डिटरमिनर, पहले नंबर पे कौन है, डिटरमिनर, और दूसरे पे कौन है, एडजेक्टिव, और तीसरे पे है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहां तो हमने पार्ट्स जान लिया। अब काइंड्स ऑफ द सेंटेंस की बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, सेंटेंस के प्रकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जो हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग,
ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। पहला जो है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कहने का मतलब कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पहला है हमारा जो वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर। और दूसरा जो है हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पे। तो याद रखिए ये हमारा कई शब्द सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग अर्थ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन संरचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे जो सेंटेंस हमारे पास होते हैं वो होते हैं गाइस 5 सेंटेंस होते हैं। पहले नंबर पे जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पहला है, ठीक, असर्टिव सेंटेंस। और जो दूसरा है वो है हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो तीसरा हमारा है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है हमारे सामने वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और जो चौथा है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी। और जो पांचवा है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहां समझिए, तो अर्थ के आधार पे जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं विधि सूचक वाक्य। और जो मॉडर्न नाम असर्टिव का है वो है स्टेटमेंट। मॉडर्न में असर्टिव सेंटेंस को, मॉडर्न ग्रामर में असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला हमारा है अर्थ के आधार पर, पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। और मॉडर्न ग्रामर में असर्टिव को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट। जो दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो मॉडर्न ग्रामर में नाम है वो है क्वेश्चन, क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और मॉडर्न ग्रामर में इसको कहा जाता है कमांड। और चौथा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य, और मॉडर्न ग्रामर में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन। और जो पांचवा वो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, मॉडर्न ग्रामर में इसको विश कहा जाता है। तो याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस हो गए 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरे पे होता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरे पे होता है एम्फेटिक सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम नाम देते हैं यस नो टाइप। और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं WH टाइप। आई होप यहाँ आपने ये देखा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पर जिसकी इंपॉर्टेंस सिंथेसिस में बढ़ जाती है। ठीक, संरचना के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं? तो अनेक किताबों, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, ठीक, लेकिन संरचना के आधार पर देखा जाए तो सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा। ठीक, वो 4 हैं कौन? पहले नंबर पे जो आता है हमारा वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। पहले नंबर पे जो है हमारा वो है सिंपल सेंटेंस।
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरल वाक्य। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलोगे, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और तीसरा हमारा है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम नाम क्या देते हैं, संयुक्त वाक्य। और ये है हमारा चौथा, वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जिसको नाम देते हैं मिश्र संयुक्त वाक्य। इसको मिक्स सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको मिक्स सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। इसका दूसरा नाम है मिक्स सेंटेंस। तो याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पे जो सेंटेंस हैं वो है हमारा, पहला है सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य, तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, और चौथा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मिश्र संयुक्त वाक्य, जिसका दूसरा नाम है मिक्स सेंटेंस। अच्छा, जो कंपाउंड सेंटेंस है ये दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है डबल सेंटेंस और दूसरा होता है मल्टीपल सेंटेंस। इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो एक बार फिर यहाँ पर हल्का सा फोकस कर लीजिए आप सेंटेंस के डायग्राम पर। जब आप सेंटेंस पढ़ने गए तो सेंटेंस की बात जब भी हो आपके दिमाग में तुरंत ही दो बात आनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, दूसरा काइंड्स ऑफ दिस सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस की बात करें तो दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। तो जो सब्जेक्ट होता है उसके होते हैं कितने पार्ट, दो पार्ट, हेड वर्ड और क्वालिफायर। और जो क्वालिफायर होता है उसके होते हैं तीन पार्ट। पहले नंबर पे डिटरमिनर है, दूसरे पर एडजेक्टिव है और तीसरे पर एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ प्रेडिकेट के पार्ट देख लें, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, इसके होते हैं तीन पार्ट। पहला है वर्ब और दूसरा है पहला है वर्ब और दूसरा जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। याद रखिए, ये है हमारे क्या, प्रेडिकेट के पार्ट। पहला हमारा है वो है वर्ब और ये दूसरा जो है हमारा क्या है, वो है ऑब्जेक्ट हो सकता है अथवा कंप्लीमेंट हो सकता है। और काइंड्स ऑफ द सेंटेंस की बात करें तो दो हिस्से में बट गए, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पे 5 होते हैं आपके सामने। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, संरचना के आधार पे 4 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स सेंटेंस। गाइस, आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय।